granted his, whatever speech. Our Prime Minister Manmohan Singh said Hindi is a national language, but इंडिया का कोई भी राष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं है। नेशनल लैंग्वेज इंडिया का नहीं है। हिंदी राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में माना जाता है। ये बहुत बड़ी हमारे भारत की कमी है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर हमारे कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है। Prime Minister has declared Hindi as a national language of the country. In spite of that, we do not find it accepted throughout the nation, and we are not able to get the type of people's acceptance for the language of Hindi as a national language. And it's a matter for which we need to be doing some thinking, and we need to improve on this particular communication of our own Hindi language, the Indian language, to be the national language of the country. It's something on which we need to take some pride in using our own language for communication within the country. आज आपके बीच ब्रिलियंट स्पीकर हमारे गेस्ट, खास करके स्वामी चतुर्वेदी जी, जो चार वेदों को जानने वाले चतुर्वेदी कहलाते हैं। वो ऐसे शख्सियत हैं, ऐसे पर्सनैलिटी हैं जो ऑलराउंडर के रूप में मुझे दिखते हैं। आज भारत को ऐसे नाम लेकर आज भी हम लोग चल रहे हैं, लेकिन आज जो करंट पोजीशन में जो शख्सियत उभर कर आया है, जिसे आगे जाना चाहिए, जिन्हें इंटरनेशनल एक नाम मिलना चाहिए, मैं समझता हूं कि उसमें स्वामी चतुर्वेदी जी का नाम सबसे पहले आना चाहिए। Taking pride in the spiritual and intellectual leadership provided in the past by Swami Vivekananda, Netaji Subhash Chandra Bose, Gandhiji and others. But in the current period, it's important that we recognize the available leadership in the form of the great learned Swami Chaturvedi and utilize this knowledge, utilize this spiritual leadership capacity for taking pride in our own country and also to project the thoughts, spiritual and international thoughts in international platforms using this leadership. आज के संदर्भ में टॉर्चर से जितनी कुछ कहना चाहिए था, स्वामी चतुर्वेदी जी ने बखूबी कहा। हमारे बीच में राजीव रंजन जी ने यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा। हमारे ऑनरेबल जजेस और हमारे जो लीडर हमारे स्पीकर थे, उन्होंने कहा। उसके बाद टॉर्चर से ज्यादा कुछ कहने की जरूरत मैं महसूस नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पॉलिटिकल टॉर्चर हम लोग झेल रहे हैं, हम आम पब्लिक झेलते हैं, जिस तरह से एनजीओ जो पब्लिक के बीच में एक दूर दराज गांव में जाकर पब्लिक से इंटरेक्ट करके काम करता है, वो जो टॉर्चर को झेलते हैं, और जो हमारे नौकरशाह, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, या जो हमारे बीच में जो हमारे हुकूमत चलाते हैं, वो कहते हैं कि मैं एनजीओ को एक्सेप्ट नहीं करता। मैं कहता हूं कि आप सबसे पहले अपने संविधान को, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, उसके बाद बात कीजिए कि एनजीओ का अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। After listening to the brilliant lectures by Chaturvedi Swami, as well as on the today's subject of discussion by the other speakers, Ajit Chandra and also the learned judges,
I do not have much to add except to add a few small points regarding the relevance of sticking torture in today's society and what human rights violations are causing and what we need to do about this. In that angle, I only want to remind all of you to have a relook at our own Indian Constitution, read it very carefully and understand exactly what it says about the fundamental rights as guaranteed in our Constitution. मैं ऑनरेबल जस्टिस फारूक साहब से माफी चाहूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जुडिशियल सिस्टम में से जो हमारे पब्लिक टॉर्चर्स को झेल रहे हैं वो आज देखने को आता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज हमारे बीच में जितने भी फैमिली हैं वो अपने बच्चों को क्या डायरेक्ट LLB कराना चाहते हैं। सबसे पहले वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा IAS हो, मेरा बच्चा IPS हो, मेरा बच्चा डॉक्टर हो, मेरा बच्चा इंजीनियर हो, मेरा बच्चा बैंकिंग में जाता हो। किसी पेरेंट्स ने आज तक LLB करके डायरेक्ट वो कहता नहीं है कि जाओ LLB करो आप जज बनोगे। हमेशा जो थर्ड डिवीजन से जो पास करने वाले लड़के होते हैं जिन्हें टाइम पासिंग करना होता है, मैं भी उसमें से जब IAS की तैयारी कर रहा था तो मैंने टाइम पासिंग के लिए LLB कर लिया था। उसी तरह से मैं देखता हूँ कि 80% से ज्यादा लोग जो जुडिशियल में बैठे हैं वो थर्ड डिवीजन है, जो हम पे हुकूमत चलाते हैं, हमारे ऊपर टॉर्चर करते हैं। और उसमें जो हमारे एक्ट हैं बहुत सारे, उसमें से खास करके मैं एक एक्ट के बारे में कहना चाहूँगा, 498A और 498 जो डॉरी से रिलेटेड है, जो महिलाओं द्वारा अपने हस्बैंड से लगाया जाता है। उसके अंदर एक महिला अपने हस्बैंड पे चार्ज करती है कि हमारे ऊपर ये टॉर्चर कर रहे हैं, हमें ये मारते हैं, लेकिन उसके अंदर उनके फादर, मदर, उसके ब्रदर, सिस्टर जो कहीं अलग अलग सिटीज में रहते हैं, अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और फिर जुडिशियल कहता है कि मैं मैकेनिज्म पे काम करता हूँ, मेरे आगे बंद है, मैं तो सिर्फ जो हमारे जो फैक्ट दिए गए हैं, जो हमारे जो कानून बने हुए हैं, हम उसी पे काम करते हैं। और उसमें हमारे बहुत सारे परिवार, बहुत सारे फैमिली इंडिया के अंदर सफर करते हैं। ऐसे लोग जो भाई अलग अलग रहते हैं, इंडिविजुअल रहते हैं। So it is so important for governing the society by the legal administration. And we also have a system where our lawyers, legal judges, they maintain law, they enforce law, and the legal system also is flawed because of the inner weakness of the qualified people who are entering the legal system. We as a group of people have to really think about it and do something positive to see that the legal system becomes more influenced by quality people that we need to have in this society. And even in the legal administration, even enforcement, there are so many flaws. For example, I want to give you the example of the anti-dowry law which exists today. Any woman who has not been in good relation with the in-laws now is so free to go file a complaint against their husband and mother-in-law and father-in-law, brother-in-law, compare that they are illegally on dowry demands and other things, and torture them. And people in relations who are not connected, who are so far away, like brothers and sisters or the particular husband, also are put behind the bars. And this type of misuse and abuse of the liberties and rights that are given for women by this legal system is something which cannot be condoned, which cannot be accepted. And we want a lot of change in the system which takes care of flaws in the legal system like this. आज कई स्टेट्स के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन बना, लेकिन आप उनसे पूछिए कि आपका जन्मदाता कौन है, कैसे बने आप। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 90 अप्रैल 1993 में बना और अप्रैल 1994 में जस्टिस रघुनाथ मिश्रा पहले चेयरमैन बने हमारे ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के। 1987 से वो जुड़े हुए एडवाइजर के रूप में काम किया। आज भी वो हमारे एडवाइजर हैं, लेकिन उन्हीं का जो हम लोगों ने जो एक रोशनी दिया, एक वॉइस दिया, जो एक गवर्नमेंट ने जोर दिया कि ह्यूमन राइट्स कमीशन बननी चाहिए। कई स्टेट में आज भी ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं है, कई स्टेट में ह्यूमन राइट्स कमीशन बना, वहाँ रिटायर्ड जजेस को मेंबर्स बनाए गए, लेकिन जब वो कुर्सी पे बैठे तो उन्होंने ऐसा लगा कि वो सब कुछ है और जो लोग जो पब्लिक अपनी वॉइस लेकर आवाज उठाकर
पास कोई राइट नहीं है, क्या ये टॉर्चर नहीं है? आपको मालूम होना चाहिए कि राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए कितने एनजीओ ने काम किया, खास करके राजस्थान में इसमें काम किया गया और तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन पास किया। उसके बाद गवर्नमेंट करती है ये मेरी अचीवमेंट है। 2005 में वॉल्यूशन एक्ट पास किया गया दिसंबर में, वो भी एनजीओ की आवाज भी, कई लड़ाई लड़ी गई, कई धरना हुआ, कई आवाज उठाए गए और भारत सरकार कहती है मेरी अचीवमेंट है। अगर आपकी अचीवमेंट है तो आप एक एनजीओ, यूनाइटेड नेशन एक एनजीओ है, आप उस एनजीओ का सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता के लिए क्यों मांग रहे हो? क्यों नहीं आपको सिक्योरिटी काउंसिल बन जाते? क्यों नहीं आप यूनाइटेड नेशन खड़ा कर देते? मैं भारत सरकार को करना चाहूंगा। भारत सरकार के अंदर जितने लोग काम करने वाले लोग हैं वो जनता के नौकर हैं, नौकरशाह हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर हुकूमत चलाते हैं और 5 साल के बाद एक बार वोटिंग के वक्त में करोड़ों रुपया खर्च होता है और हमसे हाथ जोड़कर भीख मांगते हैं, वोट मांगते हैं। क्यों? ये छोड़ दो, ये खत्म कर दो, तुम भी नौकरशाह से हटकर काम हो जाओ, राजतंत्र करो, फिर पब्लिक तुम्हारे गुलाम पहले था